आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों की बात करें तो लोग बेबस हैं, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जम्मू के युवा जो हैं वो कह रहे हैं। हाल ही की बात करें तो कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर युवाओं द्वारा प्रदर्शन किए गए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। दावे ये किए जा रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा, लेकिन विकास अभी शायद ऐसा लगता है कि दूर की बात है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र चौधरी, जो कि पीडीपी के पूर्व एमएलसी भी हैं और दिग्गज नेता हैं पीडीपी के। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सुरेंद्र जी, शुरुआत करेंगे। काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। जब केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये दावे किए गए थे कि सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सड़कों पर लगातार धरने प्रदर्शन जो हैं वो लगातार जारी हैं। क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती इस रियासत के साथ ये हुई, जो कि आज यूटी है, हम रियासत में नहीं कह सकते, यूटी है। जब इसको स्टेट से यूटी बनाया गया और जब यूटी बनाया गया और जब भी बड़े बड़े लीडर, चाहे वो दिल्ली से आए या जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के बोले, उन्होंने हमेशा ये कहा कि जम्मू कश्मीर अगर बेरोज़गारी में पीछे रहा तो उसका कारण 370-35 से है, अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसका कारण जो है 370 और 35 से है। और लेकिन जम्मू और कश्मीर की जो मसला सही मायने में था वो था कि डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि हमेशा जब से यहाँ एक पॉलिटिकल सरकार बनी इस रियासत के अंदर 47 के बाद, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो भी सरकार बनी उसने जम्मू सूबे के साथ हमेशा भेदभाव किया, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स था, चाहे वो बेरोज़गार बच्चों के रोज़गार का मसला था। हर तरीके से उन्होंने इनके साथ धोखा किया जम्मू के लोगों के साथ। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, जबकि आज जब यूटी बनाई गई और इस रियासत को तोड़ा गया, अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा यूटी से स्टेट बने हैं, लेकिन इतनी बड़ी यूटी मुझे नहीं लगता कहीं पे होगी हिंदुस्तान में जितनी बड़ी यूटी ये जम्मू और कश्मीर का यूटी है। और इस स्टेट को तोड़ के जब यूटी बनाई गई तो इसमें अगर सबसे बड़ा कोई फ़ायदेमंद रहा तो वो लद्दाख के लोग रहे, करगिल के लोग रहे, क्योंकि लद्दाख के लोगों की हमेशा ये डिमांड रही कि हमें यूटी बनाया जाए। और वाकई उनकी डिमांड भी जायज़ थी, क्योंकि यूटी जो थी उनको एज ए स्टेट उनको वहाँ कोई लोग पहुँचते नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किलें और मुसीबतें आती थी, वो दरबदर होते थे। सेक्रेटरीट में जहाँ जम्मू होता था या कश्मीर में होता था तो चाहे वो जम्मू उनको आना पड़ता था लद्दाख के लोगों को, करगिल को, तब भी मुश्किल थी। अगर कश्मीर जाना पड़ता था तब भी उनको मुश्किल होती थी। और दूसरा जब है कि जो डिवीज़न था वो कश्मीर के साथ था, वहाँ के लोग जो लद्दाख और करगिल के लोग होते थे उनको हमेशा ट्रांसफ़र जो है उनको कश्मीर में कहीं किया जाता था, तो उन लोगों को कहीं घर की पोस्टिंग नहीं मिलती थी। इसलिए लद्दाख के लोगों को फ़ायदा हुआ, करगिल के लोगों को फ़ायदा हुआ। वेयर जम्मू और कश्मीर जहाँ था उसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो वो जम्मू के लोगों को हुआ। आज से 70 साल पहले भी जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव था, आज 70 साल के बाद भी हम जब देखते हैं तो आप देखें आज भी जो पहले गवर्नर रूल था, जब यहाँ पॉलिटिकल सरकार हटी तो उसके बाद गवर्नर रूल लगा, सत्यपाल मलिक साहब आए, उसके बाद एलजी साहब आए। तो गवर्नर रूल के बाद और आज एलजी की सरकार, अगर दोनों को पीरियड आप देखें तो जम्मू के साथ आप कहें कि बड़ा कोई फ़ायदा हुआ तो नहीं हुआ। जबकि जम्मू के लोगों ने 70 साल में पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को एक मैंडेट 25 सीटें यहाँ से बिल्कुल आंखें बंद करके जिताई, जिसमें आप रजौरी पुंछ से भी सीटें निकली, डोडा बसरवा किश्तवाड़ से भी निकली, आपके कठुआ बेल्ट से भी, सांबा से भी, रियासी से भी, जम्मू से तो निकलनी थी। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा मैंडेट उनको आया और लोगों को बड़ी तवक्को थी भारतीय जनता पार्टी से, जम्मू के लोगों को और जम्मू के नौजवानों को। और लेकिन जब आज हम देखते हैं, जब इस यूटी को उन्होंने बनाया जिस मकसद से, और सबसे बड़ा देखें एक IAS अफसर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? जम्मू के अंदर। अगर उस ऑफिसर की इतनी हिम्मत। सर, ये जो चीज़ें आप गिना रहे हैं ये तो ठीक है। अब युवा जो हैं वो प्रदर्शन, मैं उसमें ऐड करेंगे, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे कि केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन सर, विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब बनने शुरू हो गए, इसका जो ड्रामा शुरू हुआ है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जब एक IAS अफसर बना रहा है तो उसने भी जम्मू के अंदर बनाया। मज़ा तब है कि आपने 370 तोड़ा और आपने कहा 335 से तोड़ा, तो आपने ये कहा कि यहाँ पे जम्मू में जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो जम्मू के साथ भेदभाव करिए, हमने उसको बैलेंस करना है। तो अगर बैलेंस करना है तो जो यूपी बिहार से आ रहा है वो तो यहीं पे आ रहा है।
अगर इस IAS अफसर ने अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है तो आप कश्मीर में जाके बनाइए ना। मज़ा तब था कि ये आदमी जाके वहाँ डाउन टाउन कश्मीर के अंदर सर्टिफिकेट बनाए। और सबसे बड़ी बात, आज कितने साल हो गए, 90s में आपके कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हुए, आज तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई दिल्ली के अंदर, उन्होंने वादे ज़रूर किए, कश्मीरियों पंडितों को ज़रूर सब्ज बाग दिखाए, लेकिन आज तक उनको एडजस्ट तो कोई नहीं कर पका। अब देखें पीछे एक कश्मीरी पंडित जो वहाँ सरपंच रहता था बेचारा, उसकी हत्या हो गई, उसका कत्ल हो गया, वो शहीद हो गया। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये सिर्फ एक शगुफ़ा उन्होंने हिंदुस्तान में वोट लेने के लिए, आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में वोट लेने का एक शोशा बन गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी कोई कहे कि जम्मू के लोगों के साथ हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की लीडरशिप को प्यार है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको प्यार है। अगर प्यार होता हो तो ये ना करते। रही बात कि जहाँ तक ताल्लुक आप कहते हैं कि आज युवा सड़कों पे है, बेरोजगार है, आप मुझे बताएं कि अपोजिशन पार्टियाँ क्या करें। अपोजिशन पार्टी महबूबा मुफ्ती जी आज भी वो नज़रबंद हैं, उमर अब्दुल्ला फारूकुल्लाह साहब नज़रबंद रहे, कितनी लीडरशिप वो सारी पूरी जो अपोजिशन की थी सारी अंदर की हुई है। रही बात कि कांग्रेस के लीडर कुछ बाहर थे, अब वो कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं बोलते, वो समझ नहीं आती, उनको बोलना चाहिए। लेकिन अब उसका वजह क्या है, उसका राज क्या है, तो वो तो आप कांग्रेस के लीडरों को ही पूछ सकते हो, भैया आप क्यों नहीं बोलते जो बाहर हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जो बाहर हैं, वो तो हर अपना विचार रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे और भी कहीं रखते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जिस मजबूती से अपोजिशन को यहाँ जम्मू कश्मीर में एक आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठा पा रही। क्यों सर अपोजिशन क्यों डर रही है? वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जिस मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ नहीं उठ रही। तो उसका मैं रीज़न सबसे बड़ा है कि एक तो जो लीडर, जो मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, शायद उनकी कोई खामियां हुई होंगी, उन्होंने कोई ऐसा काम किए होंगे जिसके कारण वो डर रहे हैं। अगर उनको डर नहीं है तो सड़कों पे निकलना चाहिए। आज जम्मू के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर, मैं कहूँगा कि लोग लीडर ढूंढ रहे हैं, कोई आए हमें रहनुमाई दे और हम आगे निकलें। लेकिन अब इक्का दुक्का लीडरों के निकलने से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ ऐसे ऐसे लीडर हैं जो हमेशा जम्मू की बात करते थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए वो आज चुप हो गए, उनको पता नहीं साफ सूंघ गया है। तो इसलिए जम्मू, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये भी कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में तो हम कहें ना कहें, बट जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, किसी अगर कोई बोलता है तो उसको जेलों में डाल रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं। तो इसको आप कहें कि इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी या जम्मू कश्मीर में शांति आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई शांति आने वाली है। सर ये कहा रहा, जरूर खराब हो जाएंगे। ये कहा जा रहा था कि धारा 370 हटने के बाद अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अलगाववादियों पर नकेल कसी है, आतंकियों पर नकेल कसी है, लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएँ, काफ़ी घटनाएँ ऐसी जो हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर हुई हैं कि जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, आतंकी घटनाएं अभी भी वहाँ पर आतंकी जो है उस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, आप ये छुटपुट घटना नहीं आप कह सकते। छुटपुट होती है कोई इक्का दुक्का, को 2-3-4 महीने में एक आधी घटना घटे। यहाँ तो आज रोज़ सुबह जब आप फ़ोन खोलते हैं तो आज वहाँ इनकाउंटर चल रहा है, वहाँ इनकाउंटर चल रहा है, वहाँ इनकाउंटर चल रहा है। ये क्या है? आज एक वक्त था कि मुफ्ती साहब के टाइम में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी 2 फाड़ हो गई थी कि क्योंकि पीस प्रोसेस हमने चलाया, लोगों को लगा कि भाई इस रियासत में पीस चाहिए, और उस पीस को, मुफ्ती साहब की पीस को मानते हुए, आपको याद है 2002 के टेनवर के जो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल कोई नहीं सुनता था। इवन के मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, SOGs वगैरह, आपके बंकर्स वगैरह ये हट गए थे क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, मिलिटेंसी ख़त्म, पीस हो गई थी। टूरिज़्म कितना बढ़ गया था जम्मू के अंदर भी, कश्मीर में भी। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, और ख़ास करके जहाँ पे जब जम्मू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब से यहाँ पे रहनुमाई संभाली है, उसके भाषण ऐसे हैं, जब उसका सुनो पाकिस्तान, कश्मीर, मुसलमान, हिंदू, मार धाड़, काट दो, मुंह फाड़ दो, जबड़े फाड़ दो। क्या यही डेमोक्रेसी है? ये वो हिंदुस्तान है जहाँ ये वो जम्मू कश्मीर है जहाँ पे शेर और बकरी ने घटा पानी पिया है? ये वो हिंदुस्तान है जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सारी कौमों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग लड़ी और आज़ादी पाई? लोग तो अभी आज भी एक जैसे हैं, लोगों में जिस तरह की बातें, कुछ लोग जो हैं वो नेता ऐसे हैं यहाँ पर जो आपसी सौहार्द जो है उसे बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग अभी भी इकट्ठे हैं। ये तारीफ जम्मू कश्मीर की जनता की करनी। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। रहनुमा कौन? लीडर होते हैं ना, आइकन सोसाइटी के कौन होते हैं? लीडर होते हैं। लीडर जो कहते हैं उनके फॉलोअर तो होते ही हैं, किसी के 500 होते हैं, किसी के 1000 होते हैं, किसी के 20,000 होते हैं, किसी के लाखों में होते हैं। लेकिन
जब एक लीडर बोलता है उस लीडर को सोच के बोलना चाहिए कि क्या मैं क्या जो बोल रहा हूँ क्या उसका रिप्रकशंस क्या होंगे, कल लोगों में, नौजवानों के ऊपर, यूथ के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा। तो लिहाजा जब से आप एक वक्त था कि जब कश्मीर के अंदर लोकल मिलिटेंट नहीं वो बनता नहीं था, आज देखें आया दिन वहाँ रात को बच्चा उठता, सुबह जाके हाथ में गन उठाता और फोटो वायरल कर देता है अपना कि मैं भी मिलिटेंट हो गया हूँ, मैं भी हिजबुल मुजाहिदीन में की, और पढ़े लिखे बच्चे आज शामिल हो रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँच नहीं रही, ऑफिसर वहाँ तक पहुँच नहीं रहे। लोगों को जो यहाँ पे आज एलजी साहब है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब है, या जितने भी आपके कमीशन बन रहे हैं, या जितने भी आप, आज तो बाबू राज है ना जम्मू कश्मीर के अंदर। बाबू हमेशा लोगों को रिजेंटमेंट किसके खिलाफ होती है? ऑफिसरों के खिलाफ होती है, बाबुओं के खिलाफ होती है। आप भी चले जाएँ, आज ये कोविड-19 चल रही है, कितने डीसीज, कितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी या कितना चीफ सेक्रेटरी या एलजी साहब लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितने पब्लिक दरबार लग रहे हैं। जब पॉलिटिकल लोग होते थे पब्लिक दरबार लगते थे, लोगों को सुना जाता था। तो आज पीछे जब इन्होंने बैक टू विलेज रखा, उसका क्या रिजल्ट आया? फिर इन्होंने कमिश्नरों को यहाँ डाक बंगले में बैठ के लोगों को मिलने के लिए बोला। वहाँ कितने के लोग मिलने आए? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कमिश्नर डाक बंगलों में थोड़ा मिला जाता है। हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर जो है ये गाँव में बसता है, और जब गाँव में जो लोग बसते हैं उन मुश्किलें तो उनको हैं। आपने गाँव की बात सुनिए ना, अब आप कहें कि गांधीनगर के लोग आएंगे मिलने के लिए, या शास्त्री नगर के आएंगे, या त्रिकुटा नगर के आएंगे, ये तो पॉश कॉलोनियाँ, शनी हिम्मत पॉश कॉलोनियाँ हैं। इन लोगों को मुश्किल थोड़ी, इनकी तो लुक खुद पड़ जाती है। उसी तरफ चलते हैं सर, उनकी लुक तो खुद पड़ जाएगी, उनको पानी खुद मिल जाएगा। अगर पानी नहीं आएगा सुबह तो उनको टैंकर आ जाएगा। तो उनको बिजली की प्रॉब्लम नहीं, पानी की प्रॉब्लम नहीं, स्कूलों की प्रॉब्लम नहीं, हॉस्पिटलों की प्रॉब्लम नहीं, उनको रोज़गार का प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जो मिडिल क्लास है। प्रॉब्लम कहाँ है? जो मजदूर तबका है। प्रॉब्लम कहाँ है? गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर। गाँव में चलते हैं सर। गाँव की बात करें तो राजौरी पुंछ की तरफ चलते हैं, जहाँ से आपने भी इलेक्शन लड़ा था, उस तरफ चलते हैं, बॉर्डर का एरिया है। सबसे पहले बात करेंगे कि लोगों की ये शिकायतें हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं कुछ समय तक तो हमारे पास आते रहे जब वोट उन्होंने लिए उसके बाद, लेकिन अब लोगों का हाल जानने के लिए कोई नहीं आ रहा है। एक ग्रिड स्टेशन सियोट की बात करें, जो कि आपकी ही विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से आपने भी पार्टिसिपेट किया था, राजनीति अखाड़ा बन चुका है। हर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, लगभग 2 साल से बनकर तैयार है, अभी वो चला नहीं है। क्या कारण है नहीं चलाए जा रहे हैं? राजनीति की जा रही है, लोग ये कह रहे हैं। आखिर राजनीति कर कौन रहा है, क्यों उसको नहीं चलाया जा रहा है? जहाँ पर हमने उस नेम प्लेट को देखा, जहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जो था वो रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम है, आपका नाम भी वहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कारण है कि वो अभी तक चल नहीं पा रहा है सर? देखिए, जब आपको याद होगा जब हम एमएलसी बना 2015 में, तो उसके बाद लड़ोका का एक ग्रिड स्टेशन बना हुआ था, और वो बिल्कुल तैयार था, पिछली सरकार के टाइम में बना हुआ था। तो उसका सिर्फ रिबन काटना था, तो उसको रिबन कटवाते 1 साल लग गया। और मैं हमेशा जो उस समय के जो पीडीडी मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम भी थे, मैं उनके पास भी जाता था, लेकिन बीच में कोई ना कोई राजनीति चलती थी। अब राजनीति, इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति नौशहरा सुंदरबन में होती है, और बड़ी घटिया राजनीति हो रही है, क्योंकि लोगों की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने वोट लिए या वोट नहीं लिए, बट आपका काम है कि आप लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं या मुसीबतें हैं, अगर आप उनको दूर नहीं कर सकते, कम से कम उसमें अड़चन तो मत डालिए। तो वो भी उस समय जब लड़ोका वाला स्टेशन जब मैंने उद्घाटन कराया, बड़ा लड़के कराया, और उस समय भी वहाँ का जो एमएलए था वो नहीं चाहता था कि यहाँ जल्दी उद्घाटन हो। रही बात सियोट के ग्रिड स्टेशन की, वो 50 MVA का जो ग्रिड स्टेशन है, बदकिस्मती है कि वो शुरू नहीं हुआ। उसमें राजनीति आज से नहीं हुई। ये मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2002 में और 2006 में ये वहाँ पे आया, ग्रिड स्टेशन किया गया। उसमें डॉक्टर रमेश शर्मा वहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे, MOS थे, उनके पास कोई 11 महकमे थे। तो जब ये इसका टेंडर हुआ, उस टेंडर में ही धांधली हो गई। जब इसका टेंडर हुआ तो टेंडर जब निकाला गया तो उस टेंडर के अंदर जो बेसिकली जो लोएस्ट था उसको मिलना चाहिए था, जो फर्स्ट लोएस्ट था। वहाँ क्या हुआ, जो सेकंड लोएस्ट था, जो उस लोएस्ट के बाद जो लोएस्ट था, टेंडर उसको अलाट कराया गया, उसको काम कराया गया। उसमें आपने देखा होगा 3-4 करोड़ रुपया मिसयूज ऑफ फंड्स। ये हमने वहाँ से एक रिपोर्ट भी तैयार की थी और उस पर एक बवाल भी बना, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन जो हमारी जानकारी थी, हमारे सूत्र बिल्कुल आपत्ति जताएं, आपका काम है, हमारा काम था, हमने अपना काम किया, आपने अपना काम किया, और जो सच्चाई है वो आपको सामने लानी चाहिए। और सच्चाई ये है कि वो 3-4 करोड़ की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो 3-4 करोड़ विदाउट टेंडर कैसे वहाँ यूटिलाइज हुआ, और एक आदमी जिसका टेंडर निकला हुआ था उसको काम नहीं लाट किया गया, दूसरे को कैसे लाट किया गया।
तो ये भी एक इंक्वायरी है, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा के टाइम पे ये हुआ और उसमें लोगों ने कहा कि आज लोग भूल गए हैं, हमारे लोगों की बड़ी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, उसमें लोग कहते थे कि डॉक्टर महेश शर्मा के कारण ये जो है यहाँ टेंडर गलत हुआ है और उसके कारण वो लेट हो गया, फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि उसका हर प्रोजेक्ट का एक टाइमिंग होती है कंप्लीट करने की। तो करते करते वो 2006 से 2014 तक पहुँच गया और मीनवाइल उसका पैसा सारा लैप्स हो गया। फिर 2015 में जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने दोबारा इसमें हाउस में उठाया, क्योंकि मैं इलेक्शनों में लोगों को वादा करता था कि ग्रिड स्टेशन हम चलाएंगे, क्योंकि ग्रिड स्टेशन चलाना इसलिए ज़रूरी था कि जब आपकी पीक सीज़न आते हैं गर्मी के, उसमें सुंदरवानी और निशारा के अंदर जो सिस्टम वोल्टेज है वो लो हो जाती है, क्योंकि सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि जम्मू शहर में बिजली रहे। बाकी अगर रजौरी पुंछ जाए बाढ़ में और आप रजौरी पुंछ में दोनों डिस्ट्रिक्टों में चले जाएं, हमेशा पीक सीज़न के अंदर वहाँ लो वोल्टेज होती है। और मुझे समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोलते क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने वहाँ से वोट लिए हुए हैं, 2 एमएलए उस डिस्ट्रिक्ट में जीते हैं, तो उनको बोलना चाहिए था। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जब मुफ्ती साहब 2015 में चीफ मिनिस्टर बने, हमने जब आवाज़ उठाई, उसके बाद मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, फिर महबा जी आई, फिर हमने दोबारा इसका नींव पत्थर रखा, महबा जी ने दोबारा इसकी एलोकेशन ऑफ फंड्स की, फिर ये 2 साल के लिए इसका टेन्योर रखा गया। 2018 का ये कंप्लीट है, ये 2018 का कंप्लीट है। मैंने चीफ इंजीनियर पीडीडी से बात हुई, अपना ये डिबकॉम साहब से मेरी बात हुई, कमिश्नर सेक्रेटरी पीडीडी से मेरी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई। मैंने उनको कहा इसका उद्घाटन किया जाए। अभी इससे पहले जो एम राजू थे, मैंने उनको भी, अब तो हट गए हैं, ये 2-3 दिन पहले की बात है, कमिश्नर सेक्रेटरी, उनको भी मैंने कहा, उन्होंने भी कहा कि हम जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन मुझे जब ऑफिसरों से बात हुई, कुछ ऑफिसरों को मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये हमारे पास रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ मुलाजिम ही नहीं है, हम चलाएँ कैसे। भैया आपने 370 हटाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को कहना चाहता हूँ, भैया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ जम्मू में बैठ के कर रहे हो, आप बड़े बड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले सुलझा रहे हो, आप चाइना और हिंदुस्तान के मसले सुलझा रहे हो, लेकिन एक छोटा सा ग्रिड स्टेशन आपसे क्यों नहीं चल रहा। आप तो कहते हो कि सरकार हमारी है। ये जब NN बोरा ट्रांसफ़र हुआ तो आपने ऑन रिकॉर्ड है, रैना साहब ने, रविंद्र रैना ने कहा था कि ये अब तो हमारा वो गवर्नर हमारी मानता नहीं था, अब हमारा अपना गवर्नर आ गया, अब LG हमारा अपना आ गया, अब हमारी सरकार है। तो अगर आपकी सरकार है और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं से लोगों ने, आज आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो निशारा के सुंदरवानी के लोगों ने बनाया आपको, क्योंकि उन्होंने वोट डाला, आपको MLA बनाया, और आज जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपकी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, तो रिक्रूटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी साइड आप कह रहे हो 370-35 से हटाने के बाद एक बड़ा फ्लड गेट खुलेगा लखनपुर से, दिल्ली से ट्रकों के ट्रक भर के रोजगार, मतलब आप सर सुनिए ना, ट्रकों के ट्रक भर के रोजगार आएंगे, तो भैया वो रोजगार कहाँ है। वो जो ट्रक आ रहे हैं वो ट्रक ना भेजो, कम से कम एक सुमो भेज दो, एक मिनी बस ही भेज दो, और वो वहाँ श्योर के स्टेशन पे भेज दो और वहाँ उनकी नौकरियाँ लगा दो, और आप वहाँ चाहे आप आउटसोर्सिंग करें, चाहे रिक्रूटमेंट करें, किसी तरीके से करके। अभी इस गर्मी में लोग उबल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं श्योर का ग्रिड स्टेशन चला रहे। और मैं दावे से कहता हूँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, बॉर्डर एरिया का ग्रिड स्टेशन है पूरा। आप निशारा सुंदरवानी देखें, बॉर्डर एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप बॉर्डर की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बॉर्डर को देने की बारी आती है जब, तो आप देते एक मुद्दा अभी सर उस इलाके की बात करें, आपकी ही इलाके की बात करें, तो लोग परेशान हैं कि नेता हमारे कहाँ चले गए, नेताओं के एड्रेस नहीं मिल रहे हैं लोगों को, क्या कर नेता कहाँ चले गए हैं, चाहे वो अपोजिशन के नेता हों, चाहे वो सरकार इस समय तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, केंद्र में सरकार है, नाम लेंगे। इलीगल माइनिंग की बात करें, एक आवाज़ वहाँ पर इस समय उठ रही है, और एक अहम मुद्दा वहाँ पर भी बना हुआ है, उस पर भी कोई नेता बोलकर राजी नहीं है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग आपसी अपने कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को क्या हो गया है, नेता क्यों नहीं आ रहे हैं बीच में। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका, आप ये नहीं कह सकते कि सारे लीडर वहाँ गए हुए हैं। मैं अभी 3 दिन पहले मैं आया, जब मेरे आपसे फ़ोन पे भी बात हुई, मैंने आपको कहा था मैं नौशहरा में हूँ, तो उससे पहले भी एक बार मुझे आपने फ़ोन किया, मैं उसमें भी कहा था मैं नौशहरा जा रहा हूँ। तो मैं तो हमेशा बीच में जाता हूँ। आप उधर से कोविड भी है, प्रिकॉशंस भी लेने हैं, अगर हम ही प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो लोग कैसे लेंगे। लेकिन मैं तो जाता हूँ, बाकी जो लीडर गुमशुदा हैं तो वो उनको वो जवाब दें, वो क्यों नहीं जाते, चाहे अपोजिशन के हैं चाहे दूसरे हैं। रही बात इलीगल माइनिंग की, बड़ी देर से हम ये बात कह रहे हैं कि भाई इलीगल माइनिंग हो रही है। जो हमारा मनावर दरिया है, उस दरिया के अंदर ख़ास करके ये जो आपका बगनोटी से लेके दंदानी तक जो एरिया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, कहीं ना कहीं आपने जियोलॉजी माइनिंग जो डिपार्टमेंट है उनका कसूर है, वो क्यों नहीं चेक करे। जो पुलिस है वहाँ नौशहरा में, उसका कसूर है।
कि वो क्यों नहीं वहाँ एक्शन कर रही। टिप्परों के टिप्पर भर के जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि अगर जियोलॉजी माइनिंग ने अगर कोई टेंडर निकाला भी है तो उसकी एक लिमिट होती है कि आपने कितनी गहराई तक जाना है, आपने कितना वहाँ से मलबा उठाना है। वहाँ आपने देखा कि जो क्रैशर्स हैं वो क्रैशरों के ऊपर बेताशा माल उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, उन्होंने एरिए बांटे हुए हैं। इस नौशहरा की बदकिस्मती आज ये है कि कभी वहाँ उस दरिया पे गुंडागर्दी नहीं हुई, आज तो गुंडागर्दी आ गई। अब आप कहते हैं वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज वहाँ प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? वो बीजेपी के दो दड़े हैं। एक बीजेपी का वो दड़ा है जिनका अपना क्रैशर है, और रैना क्रैशर किसका है ये आपको बेहतर पता है। मैं यहाँ नाम लूँगा तो कहेंगे जी वो शायद ओछी राजनीति हो जाएगी। रैना क्रैशर किसका है ये रविंदर रैना साहब को भी जवाब देना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ रैना क्रैशर वर्सेस अगर चेयरमैन जो बीडी ब्लॉक है लंबेड़ी का, वो बीडी ब्लॉक सुंदरमणि का जो लंबेड़ी का वो धरना दे रहा है, वो चेयरमैन किस पार्टी का है? और अगर चेयरमैन ये कह रहा है कि यहाँ धांधली हो रही है तो रैना क्रैशर का नाम ले रहा है, तो इसका लड़ाई किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का कैडर लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, वहाँ हफ्ता चल रहा है, वहाँ पैसे मांगे जा रहे हैं। आपने खुद वीडियो सुनी है। इवन के जो रैना क्रैशर ग्रुप के लोग थे वहाँ सरपंचों ने पेंचों ने कहा कि चेयरमैन के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि इस और चेयरमैन ने रैना क्रैशर के ऊपर बड़े सीरियस लगाए। खाली इलीगल माइनिंग नहीं है, अगर इलीगल माइनिंग के सिवाय वहाँ पे ड्रग्स के बड़े सीरियस एलिगेशन लगे कि यहाँ चिट्टा बिक रहा है, यहाँ हीरोइन बिक रही है, यहाँ ड्रग्स का धंधा किया जा रहा है लंबेड़ी बुगनोटी के अंदर, दंदानी के अंदर, सारे इलाके के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, उन वीडियोज़ को आप निकालिए जब इनकी प्रोटेस्टें चल रही थी। तो मैं एसएसपी रजौरी साहब से मैं अपील करूँगा, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इलीगल माइनिंग की तो इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ जो ड्रग्स माफिया का बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो चल रहा है, जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। आज सुंदरमणि के अंदर देखें आप कितने लोग ड्रगिस्ट हो गए, हमारे बच्चे नौशहरा के अंदर ड्रगिस्ट हो रहे हैं। ये माल कहाँ से हो रहा है? क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ ये लोग, ये फलाने बंदा स्मगलिंग कर रहा है, तो उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जिस दिन रात को ये तमाशा वहाँ लंबेड़ी चौकी के बाहर हो रहा था, आपने देखा होगा कि एक आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहा था वो नीचे बैठा, और डीएसपी भी रोड पे बैठा हुआ नौशहरा का, एसडीपीओ नौशहरा भी रोड पे बैठा है। वो उसके ठोडी पकड़ता है, वो उसकी ठोडी पकड़ता है। यार पुलिस आज इतनी लाचार हो गई है कि सुनिए, एक एसडीपीओ को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। भाई आपने, जब सरकार की एसओपी है कि रात को 10 से लेकर सुबह 5 तक कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू में कैसे वहाँ धरना लग रहा है? इधर से आप कहते हैं कि नेशनल हाई के ऊपर 144 है, तो 144 के ऊपर कैसे धरना लग रहा है? 50 लोग उठ के पूरा रजौरी, आपने देखा होगा कि रजौरी के कुछ लोग बोलना, उन्होंने मीडिया पे बाइट दी कि हमें 2.5 घंटे हो गए रोड पे बैठे हुए, तो डीएसपी मिन्नतें कर रहा है। क्या डीएसपी नौशहरा के पास पावर नहीं थी? इसलिए मैं आपको साफ कहता हूँ कि वहाँ पे नौशहरा में एसएचओ ने फिर दम रखा, उसने फिर वहाँ पे दम रखा, और चौकी अफसर ने फिर दम रखा। लेकिन जहाँ तक डीएसपी तो वो तो पैरों में पड़ गया था वहाँ नेशनल हाईवे के ऊपर। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि मैं सरकार से, एलजी साहब से अपील करता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की लीडरशिप से अपील करता हूँ कि जो नौशहरा के अंदर जो इलीगल माइनिंग हो रही है और जो ड्रग्स का धंधा वहाँ पे हो रहा है, उसके अंदर एक कमेटी बनाई जाए, हाई पावर कमेटी की जाए। इसमें एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसमें एक चीज़ जोड़ेंगे सर। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि आपसी लड़ाई है कि अगर क्रैशर वाले कोई माइनिंग वहाँ पर कर रहे हैं तो उनके पास जो है, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कागजात हैं, हम उनके हिसाब से काम जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो पॉलिटिक्स की लड़ाई है, और बीच में नाम लिया जा रहा है क्रैशर वालों का। नहीं, मुझे बताएं ना, क्रैशर वाले कौन है? बीजेपी के। प्रोटेस्ट करने वाले कौन है? बीजेपी वाले। तो लड़ाई तो बीजेपी की है ना भैया, लोगों की लड़ाई थोड़ी है। ये तो बीजेपी की लड़ाई है। एक कहता है मुझे पैसे, मुझे बजरी, वो कहते हैं जी वो बजरी में रेता मांगता है, दूसरा कहता है जी वो शराब बेचता है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन तो सरकार को करानी चाहिए ना कि कौन है। और बीजेपी की खुद तंजीम जो जम्मू कश्मीर की है उनको बनानी चाहिए, क्योंकि रविंदर रैना साहब तो कभी इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की कराएगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद उसको वहाँ पार्टी है। तो लिहाजा मैं आपको बोलूँगा कि अगर वो क्रैशर वाले कागज दिखा रहे हैं आपको, तो आप जाके मुझे बताएं कि आप वहाँ विजिट करें। जनाब वहाँ कितने ट्यूबवेल हैं उस दरिया के ऊपर, वो ट्यूबवेल ही ड्राई हो गए हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा। क्यों? कि उन ट्यूबवेल से भी नीचे उन्होंने खुदाई कर दी है।
अगर उनके पास कागज़ ये है कि हाँ क्रशर लगा सकते हो, उनके पास ये कागज़ तो नहीं है कि आप इलीगल माइनिंग कर सकते हो। आपके पास आपके पास कोई स्टैंडर्ड तो होगा, कोई गाइडलाइन तो होगी कि इतना नीचे आपने जाना है, कि 1 मीटर जाना है, 2 मीटर जाना है। ये थोड़ा कोई 20, 25, 30 मीटर अपने नीचे इससे आगे सुनिए ना, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस पर रेज किया है। तो इसलिए इस पर सरकार को जियोलॉजी माइनिंग जो डिपार्टमेंट है उसको पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर आपस में एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं ड्रग्स के और इलीगल माइनिंग की, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अदरवाइज अगर ये क्रशर वहाँ पे नहीं रोके गए, इनकी इलीगल माइनिंग ना रोकी गई, तो रवि जी याद रखना कि उस इलाके में वाटर क्राइसिस आ जाएगा, आपके ट्यूबवेल ड्राई हो जाएंगे। एक और आखिरी सवाल करूंगा, और अहम सवाल है सर, सवाल थोड़ा तीखा है, जवाब आपको देना ही पड़ेगा। 2 नेता वहाँ के थे, एक तो थे विधायक रविंद्र रैना जो कि वहाँ से जीत कर आए थे, और दूसरे थे एमएलसी सुरेंद्र चौधरी। लोग परेशान हैं, सड़कें पक्की नहीं हो रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, और अब लोग किसके पास जाएं? जो नेता आवाज़ उठाते हैं, हालांकि यहाँ पर उपराज्यपाल शासन है, लेकिन फिर भी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। नेता क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर? आखिर लोग किसके पास जाएं? और बहुत से कार्य सर ऐसे हैं, हमारे पास तथ्य हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत से काम ऐसे हैं जो ज़मीनी सतह पर नहीं हुए हैं, और उसके पैसे निकाल कर खा लिए गए हैं। आखिर वो पैसा किसके खाते में गया? और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और कुछ ही दिन के बाद इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हम करेंगे लाइव वायर के माध्यम से। लोग किसके पास जाएँ सर? रवि जी, आपने कहा बड़ा तीखा सवाल है, मेरे लिए तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल है ये। क्यों? इन सवालों से वो डरे जिसने काम ना किया हो। सुरेंद्र चौधरी की जो एज ए एमएलसी जो 3 साल मुझे मिले, वो एक खुली किताब है। आप जाएं वहाँ पे, मेरे CDF है रजौरी के अंदर, उसका डिटेल निकलवा लीजिए। आप देखेंगे कि मैं हर साल 1 करोड़ रुपया बिजली डिपार्टमेंट को देता था ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। उसके बाद मैंने कितनी गलियाँ बनाई, नालियाँ बनाई, टाइल वाली गलियाँ बनाई, 2 मॉडल विलेज नौशहरा के अंदर आए। तो आप जब देखेंगे कि मैंने कितने काम किए, वो आपको वहाँ बताएंगे। रही बात कि जहाँ दूसरे रविंद्र रैना जी का सवाल है, वो रविंद्र रैना जी जवाब दें, और रही उनके CDF की, वो CDF की मैं, क्योंकि मैं उनका CDF है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक जहाँ तक उन्होंने वो पैसा अपना CDF कहाँ लगाया, वो जवाब दें। रही बात कि करप्शन की, आपकी बात सही है कि काम ज़मीनी सतह पे नहीं हुए, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जितनी पहले 2014 से पहले करप्शन कम थी, जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मैंडेट मिला, और नौशहरा के अंदर जो रविंद्र रैना साहब कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं कहता हूँ इतनी करप्शन बाकी लोगों के टाइम नहीं हुई जितनी परसेंटेज रविंद्र रैना साहब के टाइम सुंदरमणि और नौशहरा में हुई है। और जितनी धांधलियाँ खासकर सुंदरमणि के अंदर हुई हैं कामों के अंदर, इतनी नौशहरा के अंदर नहीं हुई। और आप देखें कि आपको देवक अस्तल का जो रोड है, जो यहाँ मकोल से स्टार्ट हुआ है, वो जहाँ रणधीर सिंह ने ठेकेदार ने काम किया है, 24 करोड़ का वो काम था। आप जाएं उस रोड का, वो रोड इससे जब इन्होंने काम किया, इससे पहले वो अच्छी थी। आज उस रोड पे आप देखें कोई डंगे नहीं बने, कोई नालियाँ नहीं बनी, लुक आज उखड़ गई है पूरी। मतलब अभी कितने दिन हुए उसको, महीने डाले या हुआ, 1 आधा साल हुआ उसको लुक डाले हुए। ऐसे ही आप नौशहरा के अंदर देखें, आप चाहे नौशहरा के अंदर या सुंदरमणि, जो लुक, कुछ सड़कें आप मैंने देखी, उनमें अच्छी लुक पड़ी है, उसमें कुछ नया ठेकेदार आया है। लेकिन आप पुरानियाँ देखें, जितनी भी लुक्स पड़ी हैं, वो जो मैग्नेमाइजेशन हुई, जो ब्लैक टॉपिंग हुई, 3 महीने के अंदर वो सारी सड़कें टूट गई। और ऐसी आप हज़ारों में एग्जांपल, आप रूरल डेवलपमेंट देखें उसके अंदर करप्शन है, आप रेवेन्यू के अंदर देखें वहाँ करप्शन है, आप आपका फर्श देखें वहाँ करप्शन है, PWD देखें वहाँ करप्शन है। कौन सा डिपार्टमेंट है नौशहरा सुंदरमणि अंदर जहाँ लोगों को सुनवाई हो रही है? लोग कहाँ जाएँ? मैंने वही कहा, लोग कहाँ जाएँ? लोग क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है, जब मैं MLC था, मैं ऑफिसरों से काम लेता था। जब से मैं MLC हटा, क्योंकि अभी मेरा टेन्योर जो है अगले साल ख़त्म होना था मार्च में, लेकिन इन्होंने बीच में ही ख़त्म किया। लेकिन आज रविंद्र रैना साहब की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो BJP का प्रदेश अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के अंदर, और नौशहरा सुंदरमणि उसकी आपको भी 29,000 लोगों ने वोट किया है सर। बात मैंने कहा, मैं आप पूरी बात नहीं सुनते ना। मेरे को वोट मिले, मैं कम डिनाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अपना काम किया है। रही आज की बात, आप मुझे बताएं यहाँ सुन कौन रहा है अपोजिशन को? कौन सा ऑफिसर सुन रहा है? चीफ सेक्रेटरी से बात करो, चीफ सेक्रेटरी टाइम नहीं देता। आप LG से टाइम मांगो, LG टाइम नहीं देता। कमिश्नर सेक्रेटरी कहते हैं पैसे ही कोई नहीं, डिपार्टमेंटों में जाओ पैसे ही नहीं है। लेकिन रविंद्र रैना साहब कहता है पैसा ही पैसा। मैं इतने बैठे था, पापा तू बैठे था, तमाशा करने बैठे था या काम करने बैठे था? तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आज नौशहरा और सुंदरमणि की सबसे बड़ी जिम्मेवारी रविंद्र रैना की है। उन्होंने अभी पीछे देखा, आपने बंकर की बात राजनाथ सिंह जी कह के गए कि मुझे रविंद्र रैना ने बोला है कि सारे बंकर बन गए। आज भी आप बॉर्डर बेल्ट में चले जाएं, मीनका में कितने के बॉर्डर बने, बंकर बने, आप चले जाएं। हाँ, लंबेड़ी के अंदर एक बंकर बना है,
कम्युनिटी बैंकर, लंबोड़ी ब्लॉक के अंदर पूरा एक बना है 9.5 लाख का कंप्यूटर बैंकर, कम्युनिटी बैंकर। आप जाके वीडियो लंबेड़ी से पूछें कि भैया वो कहाँ भी बना है, मुझे तो पता है कहाँ बना है, लेकिन आप उसको पूछें वो आपको बताएगा। एक, क्या लंबेड़ी में कम्युनिटी बैंकर जरूरी था, या मीनका के अंदर जरूरी था, या मंगयोड़ के अंदर जरूरी था, या कलाल के अंदर जरूरी था, या रजौरी पूंछ अपना पुखरनी, कंपला, लड़ोका, या वहाँ जरूरी था। इसलिए शेर मकड़ी जंगल में से बड़े गाँव हैं जो बॉर्डर के हैं, वहाँ जरूरी था। इसलिए ये भी एक इंक्वायरी का मसला है। बातें बड़ी हैं। यहाँ एक 90 लाख का कम्युनिटी हॉल भी बना है, वो कहाँ बना है, एक पर्टिकुलर जगह बना है, जाइए वो भी पता करिए। इसलिए क्योंकि मैं रविंद्र रैना की तरह नहीं हूँ, झूठ मारूंगा कि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और रविंद्र रैना तो वो आदमी है, जब 2014 में इलेक्शन हुआ उसने कहा सुरेंद्र चौधरी ने मुझे मारा है, उसी के बहाने वो वोट लेके जीत गया, वरना वो कभी मेरे से जीत नहीं सकता था। लेकिन अगर वो आदमी, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैंने इसको मारा तो वो केस कहाँ चला गया, मैं तो कोर्ट में गया ही नहीं, मैं तो थानों में गया ही नहीं, मेरा पर्चा कैसे खारिज हो गया। तो वो पर्चा भी किसने खारिज कराया, किसने किया, कैसे पर्चा लगा, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन बनती है। बहुत लेकिन सुनिए काफी पीछे चले गए हैं। नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, ये झूठों से काम नहीं चलने वाला। आप पीछे, आप अगर इतिहास भूल जाएंगे रवि जी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपने शहीदों को भूल जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस देश को आज़ादी के लिए, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बातें बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि आज नौशहरा और सुंदरवानी में बहुत मुश्किलें हैं, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको हल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे जो भी फ़ोन करता है मैं आगे पीछे फ़ोन करता हूँ, लेकिन जितनी मेरी सुनवाई हो रही है मैं अपना पूरा काम करूँ। लेकिन रविंद्र रैना साहब को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। क्यों सरकार है? क्योंकि एलजी चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर जो भी हैं, इनकी एपीआर कहाँ लिखी जाती है? पीएमओ ऑफिस के अंदर। तो कि इनकी हिम्मत है कि ये उनके बाहर जाएंगे, तो इसलिए उनके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा लोगों की सेवा में हाजिर हूँ, आगे भी रहा हूँ, इस पीछे भी रहा हूँ, आगे भी रहूँगा, और जब तक मेरा उस ज़िंदगी है, लाइफ है, क्योंकि मुझे नौशहरा सुंदरवानी के लोगों ने लीडर बनाया, मैं हमेशा उनके काम करने के लिए रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने थैंक के यू। लिए। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी, जो कि पीडीपी के पूर्व एमएलसी भी हैं, और इनसे आज हमने चर्चा की थी, और आरोप इनके भारतीय जनता पार्टी पर हैं। और इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उसके अंदर सरकार है, जम्मू के अंदर जो विपक्ष है उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमने इनसे सवाल भी पूछा कि आखिर विपक्षी दल कहाँ पे हैं, और लगातार आरोप जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी लगा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलजी हैं और सीधा कंट्रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएँ। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।